आज जिंदगी विद ऋचा में मेरे जो मेहमान हैं उनकी फ़ैन मैं तब हो गई जब मैंने दिल्ली क्राइम और उसके बाद बंदिश बैंडिट्स देखी। उसके बाद एक पार्टी में मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक व्यक्ति के तौर पर भी मैं उनकी फ़ैन हो गई। वो एक एक्टर हैं, कवि हैं, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, बैंजो और हारमोनियम भी बजाते हैं और कभी कभी हम जैसों को इंटरव्यू भी दे देते हैं। राजेश तेलंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा। थैंक यू ऋचा जी। मतलब ये मैं तो कब से आपसे बातचीत करना चाह रहा था। हाँ, बस टलती जा रही थी। चलिए शुरू यहाँ से करते हैं, बीकानेर टू बॉम्बे जी। इस सफ़र को अगर 2 लाइन में आप कहना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे इस जर्नी को? मतलब जब बचपन में जैसे साइकिल चला के मैं अलग अलग रास्ते ढूंढता था ना, जब बच्चे आप होते हैं तो साइकिल चलाना सीखते तो ऐसा लगता है ना कि उड़ रहे हैं आप। जब पहली बार नया साइकिल चला, वो उड़ने का एहसास जिंदा रखना चाहता हूँ। और हमेशा ये होता था कि एक जगह से दूसरी जगह सेम रास्ते से नहीं जाऊंगा, अलग अलग रास्ते करूंगा। तो लगता है उस बच्चे की यात्रा ही चल रही है, अभी चल रही है। तो वापस शुरू करें बीकानेर से। जी। परिवार के संस्कार, कौन कौन लोग थे घर में, कहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ा सा बताइए। मतलब हमारा एक बहुत बड़ा परिवार था, जॉइंट फैमिली थी। मेरे दादाजी के 5 बेटे थे और 6 बेटियां थी। पूरी क्रिकेट टीम थी 11 लोगों की। और मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। और दादाजी, हम लोग वैष्णव हैं तो एक मंदिर है वहाँ पे गोवर्धन नाथ जी का, उसमें हवेली संगीत करते थे, कीर्तन करते थे। अच्छा, म्यूजिक आपके दादाजी से मिला? दादाजी से। तो वो कीर्तन करते थे, तो वो तबला प्लेयर थे। अच्छा। और तो उस तरह से बाकी बेटों में म्यूजिक आया। लेकिन मेरे दादाजी टेक्नीशियन भी बहुत अच्छे थे। तो घड़ी साज थे और इलेक्ट्रिक का काम जानते थे। और प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने बीकानेर की पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। तो वो मेरे पिताजी के पास आ गई। तो प्रिंटिंग प्रेस पिताजी ने अपनाया। म्यूज़िक ज़्यादा सीखा नहीं उन्होंने, क्योंकि जिम्मेदारियां थी बड़े भाई होने के नाते। बाकी सब भाइयों ने और बाकी लोगों ने म्यूज़िक अपनाया। तो एक कला का माहौल था। अभी भी परिवार के बाकी लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं? अभी जैसे मेरे 2 कजिन हैं, असित अमित गोस्वामी, ट्विंस हैं। एक सरोद बजाता है, एक सितार बजाता है और अच्छे लेवल पे बजाते हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्डीज हैं वो, और बढ़िया लेवल पे सीरियस शास्त्रीय संगीत करते हैं वो। अच्छा, लेकिन आप बचपन में शर्मीले स्वभाव के इंट्रोवर्ट थे? मैं वो अब भी हूँ। मतलब मुझे अभी भी क्या कहना, ये जो अभी ये एक्टिंग कर करके ये फसाड बनाना आ गया। अदरवाइज मैं अभी भी अकेलेपन में ही रहना पसंद करता हूँ। और ज़्यादा मुझसे क्या कहना, शाइनेस अभी भी बरकरार है। तो लाइमलाइट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल? मतलब वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको अटेंशन वाला बचपन का जो हर एक का होता है वो अच्छा है। लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि इनविजिबल रहूँ। जब घूम रहा होता हूँ तो भी जनरली इनविजिबल ही रहना चाहता हूँ। और एक्टिंग में भी मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ऊपर ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता। कि अपने आप ध्यान आएगा, आप सही करते रहो, ध्यान पहुंचेगा। मतलब इन द सेंस मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी भावनाओं को आपको पढ़ के सुनाऊं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी भावनाओं को पढ़ें। क्या बात है। तो मैं सिर्फ लिख देता हूं अपनी भावनाओं को, अभिनय करते हुए भी। आज का इंटरव्यू आसान नहीं होने वाला, इनसे चीजें निकलवाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मुझे पता नहीं आप कुछ बोलती है, मैं कहीं अलग दिशा में तो नहीं चला जाता। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर बचपन, जैसे जो थोड़े लोनर बच्चे होते हैं वो ज्यादातर या तो डायरी लिख ली, मतलब क्या करते थे आप बचपन में? कैसे थे? वो वाला था ना, मुझे एक बेसिकली मुझे साइंटिस्ट बनने की इच्छा थी बचपन से। अच्छा। क्योंकि घर में प्रिंटिंग प्रेस थी और सारा औजार सब कुछ थे। और प्रोजेक्टर भी था शायद आपके घर में? वो पिताजी ले आए थे। तो मेरे पिताजी ने भी बहुत सारे बिजनेस, मतलब धंधे किए, अलग अलग चीजें ट्राई की। जैसे वो सिनेमा हॉल में एक दफा प्रोजेक्टर ऑपरेटर भी रहे कुछ वक्त तक। अच्छा। सिनेमा हॉल के मैनेजर भी रहे कुछ वक्त तक, और प्रिंटिंग प्रेस भी चलाते रहे। तो वो उस वजह से वो हुआ। तो मेरे अंदर वो ऐसा था, वो जो बच्चे नहीं होते जो हर घड़ी को खोल के देखना चाहते हैं कि कैसे चलती है, उसको वापस खोल के जोड़ते हैं। फिर जुड़ती नहीं हो, कई बार जुड़ती नहीं है। मेरे को हमेशा ये होता था कि मैं कोई भी चीज़ खोलता हूँ और सारी चीज़ों को वापस जोड़ता हूँ तो एक आध सामान बाहर बच जाता था। लेकिन वो चल रहा होता था फिर भी। मतलब 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लगाते हैं सब लोग। हाँ, जो जिसके बिना भी चीज़ चल जाए। तो उस तरह का बच्चा था। तो मैं मिसफिट था एक मोहल्ले में भी ना।
जो बच्चों में क्योंकि बड़ी फैमिली होगी तो बहुत कजन्स वगैरह सब बहुत होंगे, सारी हल्ला भीड़ गुल्ला थी, घर में। तो हाँ। उसमें लेकिन मैं मिसफिट महसूस करता था अपने आप को हमेशा। अच्छा। तो इस वजह से मैं अपना ही कोई कोना ढूंढ लेता था, और फिर अपना क्या तोड़ आपका? फोड़, अच्छा। इस तरह की चीजें, कुछ बनाना, कुछ वो चीज करना, इस तरह से शुरुआत हुई थी। लेकिन पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में ओके था, मतलब सही था, 10th तक तो सही ही था, लेकिन तब तक थिएटर शुरू हो गया था। थिएटर जल्दी शुरू। तो उसके बाद धीरे धीरे इस वजह से मैंने बीएससी भी की मैथमेटिक्स में। बीएससी मैथमेटिक्स है आपने? इंजीनियर बनने का भी सोचा था? मतलब मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मुझे पता नहीं था वो कैसे बना जाता है। हाँ। तो एक बार वो भी दिया था एंट्रेंस एग्जाम भी पीटी का, जो माइनस में नंबर आए थे मेरे, वो नेगेटिव मार्किंग होती है ना उसमें। परिवार की आर्थिक स्थिति, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी फैमिली है तो आर्थिक स्थिति मतलब बहुत, क्या कहना, वैसी थी, थोड़ी मुश्किलात वाली थी कि क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे लोग, कम में ही गुजारा करने का था हमेशा। लेकिन एक खास बात ये लगती है कि वो कम हमें कम लगता नहीं था, उस समय हमें लगता था सब है, और या इच्छा ही नहीं होती थी कई चीज़ों की। जॉइंट फैमिली की अपब्रिंगिंग और आजकल जैसे हम लोग सब ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज में, तो क्या फ़र्क दिखता है आपको वो वाली अपब्रिंगिंग में और आज जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, उसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? मुझे ये लगता है कि आजकल क्या है कि प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ऐसे, क्या कहना, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि इतनी ज़रूरत है नहीं उसकी। आपको घर परिवार में मिलते जुलते रहना, और बहुत अलग हो गए ना, टूट गए, सीधा सीधा तो यही समझ में आता है। उस समय कई बार यूँ लगता था कि यार अकेलापन नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी यूँ लगता है कि अकेलापन ही बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हाँ। वो हो नहीं सकता जिस तरह की बदलाव आ गए हैं। इवन मतलब आप छोटे शहरों में भी अब वो बदलाव आ गया है, जॉइंट फैमिली वगैरह तो नहीं है, ज़्यादा कम ही होंगी, बहुत कम। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहन। तो भैया नहीं रहे कुछ सालों पहले, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। सुधीर जी का आपकी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस? मतलब एक होता है कि भाई बहन है, लेकिन एक होता है कि कोई आपकी पर्सनालिटी शेप अप करने में उनकी कोई अहम भूमिका रही हो। उनकी क्या यादें हैं बचपन की खासकर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब वो क्या कहना, भैया ने काफ़ी आर्थिक जिम्मेदारियां बड़ी छोटी उम्र में संभाल ली थी घर के लिए। अच्छा। हाँ, और वो कार्टून्स के जरिए ही, कार्टून्स बनाते थे, कुछ और नहीं किया था, कुछ और नहीं करते थे, कार्टून्स बना बना के ही कुछ ना कुछ पैसे आते थे, वो हमेशा सबके लिए काम आ जाते थे, इतना था। तो बीकानेर से काम शुरू कर दिया? बीकानेर से ही शुरू कर दिया था उन्होंने। हालांकि वो 22 साल की उम्र में बॉम्बे चले गए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका हो गया था। उसके दिल्ली भी आ गए थे ना? उसके 1 साल बाद ही दिल्ली आ गए थे, वहाँ जाके इलस्ट्रेट वीकली में रहे थे 1 साल, और शायद उनके अंडर आर के लक्ष्मण के अंडर अप्रेंटिस में शिप में 1 साल, और उस दौरान खुशवंत सिंह एडिटर थे। फिर वो 1 साल बाद यहाँ आ गए थे नवभारत टाइम्स में। तो उनका बहुत प्रभाव रहा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने थिएटर, मतलब मैं एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन मेरी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, जैसे कि किसी की भी नहीं होगी आमतौर पर। ये उन्होंने मुझे हिम्मत बनाई, तो उनको मुझ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, और उनकी वजह से ही मैंने, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में जब भैया के पास यहाँ आ जाता था, तो वो यहाँ एनएसडी की वर्कशॉप होती है, चिल्ड्रंस वर्कशॉप जो होती है समर वेकेशंस में, तो गर्मियों की छुट्टी में ये वर्कशॉप्स करने लग गया मैं आके बीकानेर से। एक बात बताइए, एक तरफ आप बहुत शाय बच्चे हैं, दूसरी तरफ एक्टिंग, पर जो शर्मीला बच्चा होता है ना, उसको स्टेज फ्राइट भी होता है, उसको पब्लिक को फेस करने का भी फियर होता है। यही एक मतलब ये आमतौर पे अवधारणा है। हाँ। जबकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर एक्टर्स शाही लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्टिंग करते वक्त आप नहीं होते ना, तो मुझे शर्म राजेश बनने में आती है, मतलब झिझक राजेश बनने में होती है, जैसे अभी हो रही है। लेकिन जब मैं कोई चरित्र निभा रहा होता हूँ, तो मैं तो वो नहीं हूं ना। हाँ। तो मैं जो चीजें नहीं कर पाता राजेश बन के, वो करते हुए कर पाता हूँ। आपको बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे जो शाही लोग हैं असलियत में, देखिए तो वो अपनी शाइनेस में जो चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, वो एक्टिंग में निकल जाती है। कैमरे के सामने तो मैं फिर भी मान सकती हूँ, लेकिन जब आप थिएटर कर रहे हैं, हॉल बिल्कुल भरा हुआ है, लोग आपके सामने बैठे हैं, तब भी झिझक नहीं होती? नहीं, क्योंकि आप नहीं हो ना। अच्छा। आपको यूँ लगता है कि मैं नहीं हूँ, अब तो मैं शर्म नहीं कर सकता, अब कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से वो नहीं होता मुझसे, जैसे जोक सुनाते रहते हैं लोग या डांस करते रहते हैं, अटेंशन सीकिंग कोई काम, वैसे वाला नहीं हो पाता।
कोई चरित्र बनाओ तो कर लूँगा। चलिए आपकी झिझक को थोड़ा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और हम राजेश के बारे में ही आपको कुछ सुनाते हैं। जब अपने ही किसी हिस्से के बारे में बात करनी हो तो शायद थोड़ा मुश्किल होता है। राजेश के बारे में बात करना भी थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसको कभी एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा नहीं। वो मेरे अपने व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा समझती हूँ। जब वो छोटा था तब पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ अलग करेगा। अलग मतलब ये जब छोटा था तब भी क्या करता था कि आम बच्चों की तरह नहीं था, ये बिल्कुल अलग थलग रहता था, अंतर्मुखी था। और वो क्योंकि चुपचाप रहता था, अलग रहता था, इसीलिए जो हमारे मोहल्ले के जो बच्चे थे वो कुछ बच्चे उसको तंग भी करते थे, टीज भी करते थे, या कहूँ कि बुली करते थे। बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप थी इसमें बचपन से, जिसको कह सकते हो आप उद्यमी, या उसको और अगर रूढ़ में जाओ तो वो ऊधमी। तो ऊधम मचाया करता था ये। और जो पहले पेपर वेट्स हुआ करते थे जिसके अंदर बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे, तो ये उसको भी इसने एक बार तोड़ कर देखा कि इसके अंदर ये फूल गया कैसे। तो बाबूजी ने इसको बताया कि नहीं, ये किस तरह से इसको बनाया जाता है। बचपन से जो है बहुत सारी किताबें, कॉमिक्स हमारे घर में आती थी। और इसका जो मैं कहती हूँ कि इसकी एंटरप्राइजिंग जो स्किल्स थी उसकी, वो ये थी कि उन सारी कॉमिक्स को इसने इकट्ठा किया। बहुत सारी मैगजीन्स आती थी, टिंकल के लगभग सारे एडिशंस हमारे पास थे, अमर चित्र का था कि सारे एडिशंस हमारे पास थे, और लोटपोट आया करती थी, दीवाना तेज आया करती थी। ये सारी जितनी किताबें थी और पत्रिकाएं थी बच्चों वाली, उन सबको इसने करके और एक राजेश बुक सेंटर खोला उस टाइम पे, जब ये मेरे ख्याल से तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता होगा। और वो बच्चों को किराए में देना शुरू कर दिया इसने। और ये टिकट लगाने की भी बात मैं बताऊंगी कि हमारे यहाँ एक हाथ से चलाने वाला प्रोजेक्टर हुआ करता था, जिससे कि आप दीवार पे एक फिल्म कोई भी चला सकते थे। और बाबूजी दिल्ली अक्सर, हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी तो अक्सर आना होता था उनका, और चांदनी चौक से वो कुछ पुरानी फिल्म्स खरीद कर ले जाते थे। तो वो फिल्में ये चलाया करता था, और उसका जो बैकग्राउंड स्कोर होता था, क्योंकि वो प्रोजेक्टर ऐसा नहीं था जिसमें कि साउंड थी, तो वो अपने हिसाब से उनके डायलॉग्स बनाकर और म्यूजिकल इफेक्ट दिया करता था। ये एक हमारा कमरा हुआ करता था, उसको बंद करके ये शो करता था, और उसको भी टिकटेड शो बनाता था। और छोटे छोटे बच्चे हमारे जो इसकी हम उम्र बच्चे थे वो आया करते थे, और बहुत एंटरटेनिंग होता था। इसका 10th का रिजल्ट आने वाला था, तो भाई साहब जो है राजस्थान पत्रिका का एक अंक रात को लेकर आए कि अपना रोल नंबर देना राजेश, देखते हैं जरा कि रिजल्ट क्या है। तो शुरुआत की गई 3rd डिवीजन से, और मेरे बारे में उम्मीद यही थी, रोल नंबर नहीं था। फिर 2nd डिवीजन देखा गया, उसमें भी इसका रोल नंबर नहीं था। तो फिर देखा गया कि जो कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं रीअपेयर के लिए, तो उसमें तो कहीं नहीं है इसका रोल नंबर, तो उसमें भी खंगाला गया, लेकिन इत्तफाकन उसमें भी नहीं था। तो मतलब हम सबका चेहरा थोड़ा बुझ सा गया कि इसका मतलब ये पास नहीं हुआ है। लेकिन मैंने धीरे से कहा कि भैया ज़रा 1st डिवीज़न भी देख लेते हैं। तो वही जाहिर सी बात है कि राजेश का नंबर जो है वो 1st डिवीज़न में था, और ये डिस्टिंक्शन के साथ इसने 10th क्लास पास की। जबकि मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के दिनों में भी इसने कोई ख़ास पढ़ाई की नहीं थी, मतलब हम लोगों को कभी नहीं लगा था कि ये 1st डिवीज़न में पास होगा। लेकिन इस की जो बहुत कम पढ़ के भी इसने अच्छे नंबर लिए। वैसे इनका नाम विभा है, सारी बातें बता दी इन्होंने, पूरा बचपन की, जितना पूरा बचपन के बताया, जितना मुझे याद भी नहीं होगा तो बता, कई चीज़ें और भी बता दी। लेकिन मैं मतलब मेरे को भैया ने हमेशा क्या है कि वो क्या कहे ना, प्रोत्साहित किया, सपोर्ट किया। लेकिन भाईसा ने हमेशा क्या किया, मुझे जो मेरा देसीपना था ना, छोटे शहर का अक्खड़पना था, उसको साफ किया, महानगर के हिसाब से बनाया मुझे। वो मेरी बहन का श्रेय जाता है मुझे, कि दिल्ली में किस तरह से कंडक्ट करना है, कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को। तो अपनी माँ के बारे में बताइए ना। माँ साहित्य की मेरे अंदर जो भी समझ आई है
वो माँ की वजह से आई। अच्छा। वो हिंदी साहित्य बहुत पढ़ती थी, उनके पास हर चीज़, हर घटना के लिए कोई ना कोई मुहावरा, कोई ना कोई लोकोक्ति, कुछ ना कुछ हमेशा होता है। हर चीज़ के लिए उनके पास एक होता था। जैसे उन्होंने मुझे ये बोला था कि कहानी का नायक बनने की कोशिश मत करना, कहानी का लेखक बनने की कोशिश करना। तो जब आप एक्टिंग में कदम रख रहे थे तो? मतलब इन जनरल लाइफ के लिए जो लेसन के तौर पे उन्होंने एक बार बोला था कि हम जिंदगी का अपना नायक बन जाते हैं ना, कि मैं मेरी जिंदगी मेरी कहानी, मैं उसका हीरो हूँ, उसमें हम गड़बड़ कर सकते हैं। तुम उस कहानी के लेखक बनना, वो लेखक नायक को बता सकता है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। वो एक सीख मेरे पास हमेशा रही, बहुत खूबसूरत उनकी। और वो गाती भी थी, हारमोनियम भी बजाती थी। उन्होंने एक फिल्म में एक्ट भी किया। अच्छा, हाँ, राजस्थानी फिल्म में? नहीं, वो कोई हिंदी फिल्म थी। हाँ। जो कोई मुश्किल से मेरे ख्याल से 2-3 सीन ही शूट हुए होंगे उसके। हाँ, अच्छा। और उसका नाम था फिक्र मत करो माँ, एंड शी प्लेड माँ। और उसके अभी भी मेरे पास 1-2 फोटोग्राफ्स हैं उस फिल्म के, स्टिल्स। सो उन्हीं का टैलेंट सारा आप में आया लगता है। पता नहीं, लेकिन उन्होंने किया है, जो बस वो उतना ही उनका रहा है। तो बचपन में चाचा जी ने एक नाटक करवा दिया था, उस वजह से हुआ। और जैसा कि मैं बता रहा था, दादाजी वहाँ पे कीर्तन और हवेली संगीत करते थे मंदिर में, तो वहाँ पे रास देखते रहते थे, रासलीला होती थी बहुत सारी। तो उससे एक जो प्रभाव होता था ना, वो होता था। प्लस वहाँ पे जब जन्माष्टमी के दौरान अगले दिन नंद के आनंद भय होता है, बिल्कुल वो होता है, उसमें हम लोग सखी बन जाते थे। अच्छा। तो होली खेलने तो मतलब ये सब, ये परंपराएं, एक लोक, क्या बोलते हैं, लोक जो पूरी विधाएं हैं, वो उससे जुड़ा रहा, कुछ ना कुछ जुड़ा रहा। और सारे हमारे घर की छत में अक्सर कवि सम्मेलन कराए जाते थे, चाचा जी करवाते थे या भैया करवाते थे। तो कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता था। तो बचपन से हमेशा साहित्य, परफॉर्मिंग आर्ट और पेंटिंग और इस तरह की चीज़ों से जुड़ा रहा या दिखता रहा। बंदिश बैंडेड करते समय कभी अपना बचपन याद नहीं आ जाता होगा? वो कहानी लगभग वैसी थी। जब मैंने आनंद तिवारी जो डायरेक्टर, उनको बोला तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे यार, मतलब क्या कास्ट किया मैंने, कि उनको जो चरित्र मैंने निभाया राजेंद्र, वो एक तरह से मेरे पिताजी की कहानी है। वही बोलने वाली थी, हाँ, कि उन्होंने म्यूजिक नहीं अपना पाया घर की जिम्मेदारियों को लेते हुए। तो इसका मतलब जब आपने कहा होगा कि मैं एनएसडी जाना या एक्टर बनना चाहता हूँ, तो घर में कोई विरोध वाली तो बात नहीं, किसी ने विरोध, सबको ठीक लगा, किसी ने विरोध नहीं किया। बल्कि उल्टा होता था कि मतलब एक्टर बनना है तो कम मेहनत कर रहे हो तुम, थोड़ा और करो। अच्छा। उल्टी शिकायत, जैसे बच्चों से शिकायत नहीं होती कि पढ़ाई नहीं कर रहे तुम, कैसे इंजीनियर बनोगे, ऐसे मेरे होता था, मेहनत नहीं कर रहे एक्टर कैसे बनोगे, उल्टा शिक्षा रही। तो स्कूल वगैरह में करते थे थिएटर? स्कूल के दौरान शुरू कर दिया था। तो वो एनएसडी की जैसे बच्चों वाली वर्कशॉप तो 14, 15, 16 साल में की थी मैंने, तो लगभग वही टाइम था। फिर बीकानेर जाके मैच्योर थिएटर शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ करते हुए मुझे ये ख्याल आया, यहाँ पता चल गया एनएसडी में कि वो कोर्स करना है तो ग्रेजुएट प्लस 10 नाटक चाहिए। अच्छा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है ना एनएसडी में। उस वक्त था 6 नाटक है, वो मैंने कर लिए बीकानेर में, और दिल्ली में 1 साल में 1 प्ले दिल्ली में, और बाकी बीकानेर में, ऐसे करके करीब 15 कर लिए थे। तो फोकस था, मतलब कि एनएसडी फोकस था, हाँ, कि अब ग्रेजुएशन खाली निपटाना है, ऐसा हो गया 10th के बाद। तो चलिए फिर एनएसडी कैसा रहा, एनएसडी का सफ़र? यहाँ भी वैसे ही थे क्या, लोनर अकेले, या यहाँ थोड़ा सा खुले आप और लोगों से मिलना जुलना, बात करना शुरू किया? नहीं, यहाँ अपने आप को मतलब क्या है कि सही से कैसे पेश करना है वो समझ में आने लगा। कि लोनर होना कोई बुरी बात नहीं है, होते थे, और लेकिन साथ में गिल्ट भी रहता था ना, ये ऐसा लगता था मुझ में कोई कमी है इसलिए तो नहीं हूँ मैं। और जो आपकी बहन का बुलिंग, वो बड़ी एक, हाँ, बुलिंग बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि काफी लोग करते थे बुलिंग, आसपास के मोहल्ले के तो बुलिंग करते ही थे। और आजकल तो थोड़ी सेंसिटिविटी इन चीज़ों को लेकर हो गई है, हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं। अब कोई बच्चा बुली हो रहा है तो हो रहा है, कोई कुछ नहीं। हाँ, तो ये उस वजह से तो यहाँ एनएसडी है कि ये समझ में आया कि अच्छा अपने आप को पेश कैसे करना है, जैसे हो उसको और समझना। क्योंकि एनएसडी में एक तरह से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई जो है वो सेल्फ की पढ़ाई होती है, वो जर्नी टुवर्ड सेल्फ है पूरी। अच्छा। मतलब स्किल सेट तो आपका सारा देते ही है, लेकिन उसका जो अगर
थीमेटिकली देखें ना तो सारी पढ़ाई फर्स्ट ईयर की सेल्फ है, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है, ऑटोबायोग्राफिकल है वो पढ़ाई, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप नहीं कोई टेक्निक शेयर करेंगे आप? जैसे मतलब जो एक्टिंग की एक्सरसाइजेस हैं वो भी ज़्यादातर यही है ना कि जैसे कि मेरा बचपन की कोई इमेज क्रिएट करना, या सारे अपने पास्ट से रिलेटेड पहले चीज़ें करना ना, तो वो आप मेमोरीज से उबर जाएं और या इन मेमोरीज को क्रिएट करना जान लें, या अगर जो वर्ल्ड लिटरेचर और वो भी पढ़ रहे हैं तो डायरी कब लिखना शुरू हुआ, इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, पर्सपेक्टिव सीखते हैं ना पहले आप, और जैसे ही पर्सपेक्टिव आया वैसे मैं कहाँ खड़ा हूँ वहाँ से ऐसा दिखाई देता है, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ पर्सपेक्टिव सिखाने के लिए ही सारी वो पहला साल था। तो उससे ये समझ में आया कि एक तो जैसे हो आप, कैसे हो आप, और जैसे हो आप ठीक हो, अब इसको एक्सप्रेस सही तरह से लोगों के सामने कैसे रखा जा सकता है, हो रहा। यहाँ पर नई यादें जुड़ी, नए दोस्त, नए लोग मिले? दोस्त तो बहुत सारे मिले, ज़्यादा दोस्त बने। बीकानेर में तो जो दोस्त थे जो कॉलेज के दौरान के थे वो दोस्त थे। बचपन में कोई नहीं? स्कूल के तो कोई दोस्त मुझे याद भी नहीं है। बट क्यों ऐसा? मतलब मुझे लगता है स्कूल के दोस्त तो सबसे ज्यादा याद रहते सारी जिंदगी। मुझे आश्चर्य होता है खुद को, मतलब मैं आज के हूँ तो मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे बचपन वाले अपने सारे याद हैं। प्राइमरी के दोस्त याद है मुझे एक दो, हाँ, लेकिन उसके बाद के कोई दोस्त याद नहीं है। और शायद वो टीनेज के दोस्त है ना, जब मैं अपने आप को क्या तलाश रहा था या अपने आप में जो भी था, परेशान था, जो भी था, तो उस दौरान का कोई दोस्त ही नहीं है मेरे, टीनेज के दौरान का। फिर सीधे कॉलेज में दोस्त बने जो अभी तक दोस्त हैं, और ये बिल्कुल प्राइमरी के दोस्त हैं। उसके बाद एनएसटी के दोस्त हैं। बचपन का एक कोई बुलिंग का इंसिडेंट आपको अभी तक याद है या कोई डिस्टर्ब करता है? कोई मेमोरी? एक है जो मतलब वो थोड़ा क्या कहे ना, बहुत ही रॉ सा है। कुछ इस दोस्तों में कुछ नहीं होता कि हम लोग कुछ खड़े थे और एक कोई कुत्ते की वो जो पॉटी रखी थी कुत्ते की, तो किसी एक दोस्त ने बोला, ए तू इसको उठा के दिखा देना हाथ में तो मैं खा लूँगा। ऐसा कुछ पता नहीं, अजीब सा है तो मुझे, लेकिन वो आज तक याद है। तो मैंने कहा हाँ, और वो उसको उठाया, मैंने हाथ में लिया ऐसे और उसको यूँ दिया, तो उसने पकड़ के मेरे मुंह पे मार दिया उसको, और वो मुझे आज तक याद है। उसके बाद से मैं कट ही गया वहाँ से, मुझे लगा अपनी दुनिया बनानी है। ये वाला है। बट आप एनिमल लवर बचपन से हैं और अभी तक? एनिमल लवर तो हाँ, मतलब अभी भी हूँ। स्ट्रे कैट्स, डॉग्स, सारे उनसे तो दोस्तियाँ थी सारे कुत्तों के लिए। और जब वो बच्चे होते थे उनके, तो हम उनका ख्याल रखते थे, घर बना देते थे उनके लिए, ये सारी चीज़ें करते थे। तो वही मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, आप सोचोगे क्यों पीछे ही पड़ गई? Were you a sad child? No, I was not a sad child. I was a happy child. बट मेरे में सोशल स्किल्स नहीं डेवलप हुई। और वो आपको लगता है आज भी नहीं है या आज है? आज भी मतलब मैं नेविगेट कर रहा हूँ लेकिन हाँ, वो तब तो बिल्कुल भी नहीं हुई। पता ये क्या कारण है, क्या वजह है, मुझे मालूम नहीं। क्योंकि घर में इतने बच्चे थे कि सब पे पूरा ध्यान देना किसी को था नहीं। हाँ, हम कहाँ थे, हम किसी को पता भी नहीं होता था, बच्चे ने पता भी नहीं होता था कौन कहाँ क्या कर रहा है। ऐसे वाला था। तो उस वजह से तो वो सोशल स्किल्स मेरे ख्याल से नहीं डेवलप हो पाई थी, या मैं अकेला ही रहना चाहता था। जैसे बाईसा ने ही मुझे एक किस्सा अभी कुछ वक्त पहले याद दिलाया था मेरा, कि घर में एक बार क्या है, मेरे पाँव से चाय गिर गई, कोई कप रखा हुआ था आंगन में, तो वो गिर गया, ऐसे पाँव से टूट गया वो। तो मेरी मम्मी ने चिल्ला के बोला कि ये कप क्यों तोड़ दिया तूने? तो मैंने दूसरा कप उठाया और ऐसे तोड़ा, और मैंने कहा इसको कहते हैं तोड़ देना, ये टूटा था। Oh my God! आप समझ रहे? हाँ। तो मेरा दिमाग क्या दिशा में चलता था शायद, या मैं वो जो क्या कहे ना, जो आमतौर पे दुनियावी भाषा है ना, वो मुझे नहीं आती थी, सीधी सा बात समझ में आती थी। इसे कहते हैं इसे कहते हैं तोड़ना।
ओह माय गॉड। वो तो टूटा था, आप क्यों बोल रहे हो कि तोड़ दिया एक, वो जिसको कहते हैं ये जानबूझ के तोड़ा। एक चॉइस है, एफर्ट है। तो ये समझ शायद ऐसा था मेरा दिमाग कुछ, और उस वजह से ही बड़ी जल्दी उम्र में मैंने ओशो पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका दिमाग भी यही वाली बात थी ना। जब ओशो का वो किस्सा सुना मैंने कि ओशो जब वो कि वही वहाँ गए कि दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है तुमने सागर यूनिवर्सिटी में, उनके टीचर ने जब कहा तो उन्होंने कहा मैंने नहीं बढ़ा रखी है, बढ़ गई, आपने कटा रखी है। ये तो सतह है। तो ये वाला दिमाग था, इसलिए ओशो ने बड़ा सहारा दिया मुझे। मुझे ये लगा कि यार मैं जो सोचता हूँ ठीक है, गलत नहीं है। क्या बात है, उसको ओशो पेश सबका करना, सहारा बन। पेश कैसे करना है वो एक अलग प्रश्न है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को, अपनी जो सोच है उसको पेश करना समझ में आया। और कहाँ पे हर वक्त एकदम सत्य के भरोसे नहीं जिया जा सकता, कई चीज़ों को उनका एक आवरण होता है, एक आमतौर पे बात करने का तरीका होता है, वो समझ में आते हुए वक्त लगा। अरे आपने ओशो का नाम लिया ना, तो ओशो को सुनने वाला विद्रोही भी होता है अंदर। हाँ, वो विद्रोही थे, गालिब पढ़ा तो वो एक विद्रोही थे हर चीज़ से। एक ओशो, इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। तो विद्रोही थे। हाँ, मतलब विद्रोही किए, अब जाके विद्रोही नहीं रहा हूँ मैं। मतलब काम ऐसा करता हूँ जो भले ही आम वाला ना हो, बट एक ज़माने में तो विद्रोही था ही, और उसी ने ही शायद यहाँ तक की यात्रा तय करने में सहायता की है। NSD से पढ़ाई पूरी करके आप सीधे बॉम्बे गए, या पहले सोच रहे थे कि अब क्या करूँ, थिएटर कर लेते हैं थोड़ा टाइम और, या सीधे झोला उठा के? नहीं, ये हम लोगों ने तय कर लिया था, हम 3 दोस्तों ने, मैंने, अनूप सोनी और एक हरीश खन्ना। हाँ, हम तीनों ने तय कर लिया था कि पास आउट होते हम बॉम्बे जाएंगे। और बट क्या करना चले चाहते गए। थे? फिल्मों में आना चाहते? फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, यही था। हीरो बनना था, या ये सोचा था कि क्या सपना हीरो मतलब कोई बना दे तो बनना था, मेरा तो ये था। जैसे अनूप का था कि उसे बनना था, और हमें लगता था कि हरीश बन सकता है। अच्छा। क्योंकि ही वॉज वेरी गुड लुकिंग पर्सन, है ना, जो हीरो होते थे उस तरह का था हरीश। और अनूप मेरे ख्याल से चाहता था, और मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था यार एक्टर अच्छा बनना है। तो चले गए थे, मतलब हम लोग लगभग 1 साल के अंदर अंदर चले गए थे। अच्छा। हाँ, कुछ वर्कशॉप्स की पास आउट होने के बाद, एक मैंने यहीं एक टेलीफिल्म की, और फिर चला गया था। और मुझे लकीली जाने से पहले ही काम मिल गया एक तरह से, शांति, जो हरीश और अनूप वगैरह को नहीं मिला। मुझे दिल्ली में अनूप को काफी बाद में मिला शायद। अनूप को बाद में मिला। अनूप तो 1 साल बाद शांति में आया, लेकिन मैं जब बॉम्बे गया तब मेरे पास ऑलरेडी एक काम था। एक कहीं वॉशरूम में आपको, यहाँ NSD के वॉशरूम में मुझे मिल गए थे पार्थो मित्रा, जो वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे शांति के। तो उन्होंने, वो चितरंजन पार्क में ही रहते थे, उन्होंने बुलाया, एक छोटा ऑडिशन लिया, फिर कहा एक फाइनल ऑडिशन बॉम्बे में होगा, बट मेरी तरफ से ओके है, बाकी वहाँ पे जो सीरीज डायरेक्टर थे आदि पोचा और UTV का था, तो वहाँ पे फिर ऑडिशन दिया और हो गया। तो एक तरह से मैं काम लेके ही गया था। तो ब्लेस्ड फील करते हैं कभी अपने आप को कि लेकिन नहीं, उसके बाद संघर्ष तो बहुत हुए उसके बाद। हाँ, मतलब वो ही था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बना। हाँ, तो शांति अकेले से आपका खर्चा चल रहा था ठीक से वहाँ मुंबई में? शांत मतलब वो ऊपर नीचे होता था, कभी किसी महीने में कहानी में आपका ज़्यादा हिस्सा होता था तो ज़्यादा दिन शूट हो जाता था, किसी महीने में कम होता था, ट्रैक नहीं आ रहा, तो वो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन बेसिकली ज़्यादा खर्चा था नहीं हम लोगों का, हम मिलके रहते थे और बड़े सस्ते में रहते थे। तो कुछ साल तो मैं अनूप रहे साथ में। अच्छा। कुछ साल हमारे एक और दोस्त। उसके अलावा कोई काम नहीं मिल रहा था? उसके अलावा अब मैं कहूँ तो वो शायद गलती थी कि सही था। मैंने ये सोचा कि एक सीरियल कर रहा हूँ मैं, अब मुझे सिर्फ टेलीविज़न नहीं करना चाहिए, मुझे फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तो मैं टेलीविज़न में जो थोड़ा बहुत काम मिलने की जो उम्मीद थी वो मैंने 1-2 तो मना कर दिए, कुछ तो काम, और कुछ काम के लिए मैंने प्रयास ही करना बंद कर दिया, क्योंकि आप फिल्मों में लगे। मैंने सोचा कि अभी एक टेलीविज़न सीरियल चल रहा है, अब मैं फिल्म करना चाहता हूँ, असली में तो फिल्म ही करनी है। तो फिल्में की कुछ 6-7 फिल्में की,
लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं, कोई बड़े रोल नहीं थे, नोटिस नहीं हुआ ऐसा? नोटिस नहीं हुआ। और फिर जब तक शांति ख़त्म हुआ और होश आया कि कर लेना चाहिए टेलीविज़न, तब तक टेलीविज़न का चेहरा बदल चुका था। पोस्ट बालाजी पीरियड जिसको बोलता हूँ, सास बहू जिसमें हमारी जगह नहीं थी कहीं पे भी। सही बात। उसमें हमारे लिए या तो इंस्पेक्टर, लॉयर, डॉक्टर टाइप के रोल्स बचे थे, तो नहीं करने थे। तो वो नहीं करने थे। इस वजह से वापस दिल्ली आ गया मैं। दिल्ली आने से पहले मतलब बहुत लो फेज देखा आपने, मतलब वैसी लोनर, वैसी कोई दोस्त ज्यादा नहीं, शेयरिंग वाले नहीं, और काम भी नहीं मिल रहा मतलब है। ये जो हम 2-3 दोस्तों के क्लोज दोस्त तो हमेशा रहे ही, लेकिन हाँ मतलब बॉम्बे में जब मुझे, लेकिन ये समझ थी कि ये मुझे काम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह मैं नहीं हूँ। अच्छा। मुझे ये लगता था कि मैं नहीं हूँ, इसकी वजह ये मेरे प्रयास में कमी हो सकती है। मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं खोया मैंने। मेरे मतलब का काम नहीं बन रहा। हाँ मतलब मुझे काम नहीं दे रहे हैं या तो ये लोग तो इनकी प्रॉब्लम है और या ये कि मेरा अप्रोच करने का तरीका गलत होगा शायद। मुझे ठीक से अप्रोच करना नहीं आ रहा, अपने आप को ठीक से पेश करना नहीं आ रहा लोगों के सामने। काफी रॉ रहे होगे ना आप उस समय में। हाँ, तो मुझे ये लगा कि मैं दिल्ली आ गया। मुझे लगा कुछ काम करते हैं और करते रहे। तो यहाँ ब्रदर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे तो उनके साथ करने लग गया। फिर मुझे यहाँ पे इंडियाज़ मोस्ट वांटेड डायरेक्ट किया, वो मिल गया तो वो करने लग गया इस तरह से। यहाँ आपने एनएसडी में पढ़ाया भी? एनएसडी में बाद में पढ़ाया। तो मेरा ये बड़ा कहानी सुनाता हूँ तो बड़े कन्फ्यूजन होता है कि मैं बॉम्बे 2 चंक्स में रहा हूँ। तो मैं तब वापस आ गया, उसके बाद मैं दोबारा बॉम्बे गया और 3 साल रहा, फिर वापस आया। आपको बॉम्बे रोक नहीं पाता, जैसे सब स्टार्स कहते हैं बॉम्बे आओ, थोड़े टाइम बड़ा परेशान करता है लेकिन फिर ये शहर अपना लेता है। आपने नहीं अपनाया या मुंबई ने आपको नहीं अपनाया? मुंबई ने, मतलब मेरे अल्टीमेटली मैंने ये देखा कि हम लोग समय और स्थान से परे हैं कलाकार तो इसलिए मैं किसी स्थान से नहीं। अब मेरा वो बिल्कुल सही है, मतलब बॉम्बे का भी हूँ, दिल्ली का भी हूँ। रहते आप दिल्ली में ज्यादातर समय, लेकिन मतलब शूटिंग जब बेस यही बना रखा है, खाली वक्त यहीं गुजरता है और काम हो तो बम्बई या कहीं पे भी हो। मेरे ख्याल से आप और आदिल हुसैन ये 2 लोग हैं, 2 लोग हैं जो बेस्ड इन दिल्ली बट वर्किंग ग्लोबली सब जगह। आपको एक मैसेज सुनवाती हूँ। राजेश दा, हम प्यार से राजेश दा बोलते हैं, राजेश तेलंग जी। एनएसडी में हमारा आखिरी प्रोडक्शन था, पास आउट होने वाले थे, पता शहर मुंबई। अनुराधा मैम डायरेक्ट कर रही थी, अनुराधा कपूर जी, और इन्होंने उस नाटक का संपादन किया था, 2 नाटकों को मिलाया था। और हम ड्रामा स्कूल से पास आउट होने वाले थे, प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत होने वाली थी, तो बहुत सारी हमारी शंकाएं थी उस प्रोडक्शन के वक्त। तो राजेश दा उन सारी शंकाओं और चिंताओं को दूर करते थे और एक्टिंग की टिप्स तो देते ही थे या उस प्ले में मदद तो करते ही थे। तो हमारे होने में राजेश दा आपका भी योगदान है। थैंक यू सो मच। आप दीर्घायु हो, सेहतमंद हो, रचनात्मक सफर चलता रहे यूं ही। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। अरे भाई, लव यू पंकज। तो ये पता शहर मुंबई एक प्ले था, इनका आखिरी प्ले था और इसी से मैंने एनएसडी में पढ़ाना शुरू किया। मतलब एक तरह से जुड़ा हुआ मेरा तभी। अनुराधा कपूर के साथ में जो हमारे टीचर भी रही हैं, और तो उनके साथ मैंने थिएटर किया था अलग से भी, एनएसडी के अलावा भी। तो वो प्ले एक बना रही थी, तब पंकज स्टूडेंट थे। अब एक बात बताइए, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप पहले मुंबई गए एनएसडी करके, अच्छा, आपको लगा कि कुछ हो जाएगा? मैं आपको समझाता हूँ। 94 से 97 चला शांति, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। हाँ, 94 से 97 चला, 3 साल शांति चला। उसके बाद मैंने 2 साल और कुछ ट्राई करता रहा। अच्छा। तब तक 6-7 फिल्में की। गोविंद निहलानी जी के साथ पहली फिल्म मैंने की जो 1084 की माँ। हाँ। मैं 26 साल का था, मैंने 60 साल के बूढ़े का रोल किया। सीमा विश्वास, एक अनुपम के और एक आप। हाँ, ये वाला था, वो किया। कुछ और फिल्म, हंसल मेहता जी की एक पहली फिल्म थी जयते, वो कभी रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा। अनुराग कश्यप की पहली फर्स्ट फिल्म उन्होंने लिखी थी, पहला काम था उनका वो। तो वो एक फिल्म थी, वो अब कभी रिलीज नहीं हुई।
वो ऐसे कुछ फिल्में की, और लेकिन मेरा यूँ लगा कि कुछ हो नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, फिल्मों में ढंग से हो नहीं रहा, सीरियल में भी लोग लेके राजी नहीं, या ढंग का रोल नहीं दे रहे, इस तो तरह के वापस थे। चले। तो मैं उसी दौरान भैया कुछ कुछ बनाते रहते थे, तो मैं आ गया, तो उनके साथ डॉक्यूमेंट्रीज, टॉक शोज बनाए, और फिर NSD इंडियाज में मोस्ट वांटेड मुझे को डायरेक्ट किया। मैंने ज्वाइन किया कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे इंडियाज मोस्ट वांटेड। लेकिन 2 ही एपिसोड मैंने कास्टिंग की, उसके बाद जो प्रोड्यूसर थे और एंकर थे मनोज रघुवंशी, उन्होंने कहा कि राजेश तुम ही डायरेक्ट कर दो यार। तो फिर मैंने वो डायरेक्ट किया करीब 70-80 एपिसोड। फिर मैंने शादी की और फिर मैं बॉम्बे गया नए सिरे से। कि फिर से समझाया अपने आप को कि एक ट्राई और करते हैं। हाँ, मुझे लगा मैं तब ये सोच के गया था कि अभी मेरे को डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। मतलब लाइक 16 डॉक्यूमेंट्रीज, टॉक शोज और एनिमेशन फिल्म्स और ये 70-80 एपिसोड तब तो कुछ इंडिया हो ही मोस्ट जाएगा वांटेड के, तो मैं डायरेक्शन कर लूँगा, ये सोच के गया था। डायरेक्शन में भी मुझे ऐसे अजीब अजीब से काम मिले जो क्लैश बोलते हैं कि ये डायरेक्टर नहीं आया तो आप एक दिन आज संभाल लो, वैसे वाला जो घोस्ट डायरेक्टर की तरह से कई काम मिले सीरियल्स की। तो वो मैंने नहीं हुआ, और वहाँ पे फिर भी मुझे एक्टर के तौर पे ही लोग जानते थे, तो एक्टिंग का कुछ कुछ काम मिलने लग गया मुझे। तो मैंने कुछ और फिल्में की, एक टेलीविज़न सीरियल भी किया, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आया। तो फिर मैं वापस आया 2004 एंड में, जब जो पंकज बात कर रहे थे, ओह अच्छा। तब से और फिर NSD तब से मैं यहीं रह गया एक तरह से। तब जब काम आता है तो चले जाते हैं। क्या आता है चले जाता हूँ। फिर मैंने खूब जम के थिएटर किया, जो भी मेरे को क्या कहते हैं ना कि रोल मिलते थे 2 सीन 4 सीन 2 सीन 4 सीन के, वो मैंने मना कर दिए, कुछ भी एक्टिंग नहीं करूँ। तो 5 साल मैंने कैमरा के लिए कोई एक्टिंग ही नहीं की। फिर मुझे एक्टिंग का जब रिची मेहता ने सिद्धार्थ ऑफर की, जिसमें लीड रोल ऑफर किया, तब मैंने एक्टिंग कैमरे के लिए दोबारा करना शुरू किया। तो एक जिद थी कि जब अच्छा मन मुताबिक रोल, अच्छा लीड रोल आएगा तब करेंगे। ऐसी जिद नहीं थी, लेकिन फालतू रोल नहीं करूंगा, ये जरूर जिद थी। बट एक रोजी रोटी की जो मजबूरी होती है। रोजी रोटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं राइटिंग कर रहा था। NSD के प्लेज बहुत सारे लिखे मैंने NSD स्टूडेंट्स के लिए, और टीचिंग करता था, और खूब टीचिंग करता था मैं। मतलब खूब टीचिंग से आपको बताऊँ, मैंने एक वक्त था जब मैं एक साथ कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था। एक्टिंग सब जगह थिएटर। हाँ, एक्टिंग, मतलब IIMC में रेडियो जॉकीज़ को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं माया एकेडमी में एनिमेटर्स को एक्टिंग सिखा रहा हूँ, तो आइजोम्स में जर्नलिस्ट को कुछ करा रहा हूँ, से लेके ऐसे करके। तो पैसे की कोई ऐसा तो धीरे धीरे मतलब ठीक होने लग गया इससे, और थिएटर करता रहा और राइटिंग करता रहा। आपने शादी का जिक्र किया, आपकी लव मैरिज हुई है। मेरी लव मैरिज लेकिन मतलब आपकी हुई पर्सनल थी, लाइफ के बारे में कहीं कुछ नहीं है। कहीं नहीं है, क्योंकि मैं कभी ये बोला नहीं, शायद आप पहली बार ही आज बोल रहा हूँ कि हमारी लव मैरिज हुई थी, और उतने ही प्यार से हम अलग हो गए। साथ में पढ़ते थे या साथ में काम किया, मतलब कहाँ? नहीं, हम लोग ऐसे ही मिले थे, कहीं अजंता एलोरा में मिले थे हम, जो बड़ी खूबसूरत जगह है। सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? सीरियसली, अच्छा, सीरियसली हम वहाँ मजाक कर रहे हैं। नो सीरियसली हम लोग वहाँ पहली दफ़ा मिले थे। और NSD और कथक केंद्र के अक्सर बहुत सारे जोड़े होते थे। आप अगर ये आपको कहानी मालूम है तो क्योंकि पहले एक ही कैंपस में होता था। तो ये बाई चांस वो कथक केंद्र की थी, लेकिन यहाँ नहीं मिले, लेकिन सेम टाइम पे नहीं थे हम। अच्छा, इस वजह से तो मिला वहाँ था, लेकिन बाद में वो कथक केंद्र में आई। तो शी इज अ डांसर। शी मतलब अब शी डजंट डांस एनीमोर, शी इज अ कॉपीराइटर नाउ। तो उस तरह से हम लोग मिले और शादी कर ली, और फिर हाँ अलग हो गए हम प्यार से। हम लोग मतलब मेरे ख्याल से हमारा इश्क ज़्यादा चला, शादी कम चली। वक्त इश्क में ज़्यादा गुजारा, लेकिन हमारा एक बेटा हुआ, और वो हमारा एक बहुत बड़ा, क्या कहना, फेविकोल का जोड़ है। बट अभी you're on good terms, मतलब। हाँ, बहुत अच्छे से,
बहुत अच्छे से। अगर आप कोई हमें साथ में देखे तो उसे ये महसूस ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अपनी अपनी राहें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। एक सवाल पूछूं आपसे, कितना आसान होता है मूव ऑन कर पाना? या कुछ थोड़ी सी हम कहते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ी बिटरनेस रह जाती किसी भी रिलेशनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट हस्बैंड वाइफ। किसी रिश्ते में मूव ऑन करना इज इट इजी, या हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं दैट वी हैव मूव्ड ऑन? मुझे लगता है आप मूव ऑन कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम जो सच है ना वो एक दूसरे के सामने कभी स्वीकार नहीं करते। और क्लोजर तब होता है जब दोनों लोग सच में सच बोले एक दूसरे के सामने। जब तक दोनों लोग एक दूसरे के सामने एक पक्का सच नहीं बोलेंगे ना, तब तक क्लोजर नहीं होगा। और वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सच बहुत मुश्किल होता होगा ना। वो बहुत सच मुश्किल होता है जिसको आप खुद फेस नहीं करना चाहते। नहीं, और हमारा फोकस होता है कि हम दूसरे की गलतियां बताएं, लेकिन जब दूसरा हमारी गलती बता रहा है तो क्या हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मतलब आप चाहे हो भी, हाँ। लेकिन आप खुद भी तो अपना बोलना पड़ेगा ना, आपको अपने हिस्से का तो बोलना पड़ेगा ना। तो वो दोनों सच पूरा जब तक सामने नहीं आएगा तब तक क्लोजर नहीं होगा। तो आप मूव ऑन कर जाते हैं, आप छूट जाती हैं चीजें, लेकिन फिर भी आपका वो क्लोजर नहीं हो पाता जब तक कि वो सच नहीं हो। और सच को स्वीकार करना क्लोजर नहीं, मूव ऑन करना भी नहीं, ये खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ना। आपके इवॉल्व, इंसान के तौर पे इवॉल्व होने की निशानी है कि आप अगली बार वो गलती ना करें। अदरवाइज आप सेम गलतियां दोहरा सकते हैं। तो वो खुद के लिए करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कोई और रिलेशनशिप की, कंपेनियनशिप की, या कोई देखिए, मिला नहीं मेरा ऐसा? ये हो रहा है कि मुझसे प्यार हमेशा छूटते रहे। शायद तभी कविताएं जुड़ती रही मेरे साथ, क्योंकि प्यार मुझे छूटते रहे। और क्या कहना, तो क्या कि मैंने एक तो प्यार छूटते रहे, और मैंने जहाँ अपनी तरफ से क्या कहना पेशकश की, वहाँ हमेशा नाकामी हासिल हुई। चाहे मैं एक्टिंग का काम मांगने जहाँ गया ना, वहाँ काम नहीं मिला मुझे, और अदरवाइज लोगों ने काम दिया। तो इस तरह से बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्यार तो भीख से मिलता भी नहीं। सही बात है। और प्यार को मांगना भी नहीं चाहिए। बट आज लाइफ में जो स्टेटस पर है आप उसमें खुश हैं? नहीं, लाइफ में खुश हूँ। ये स्टेटस में सब तरह से, प्रोफेशनली या मतलब आप कोई रिलेशनशिप में नहीं है आप? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। लेकिन मतलब जो कमियां होती हैं जीवन में, उनको आप पूरी करने की क्या करते हैं ना, मतलब वो कमी तो होती ही है, चाहे उसकी कोशिश करें न करें, एक अलग चीज़ है, बट वो तो होती ही है। लेकिन वो जो खाली जगह होती है ना, वो कोई और चीज़ भर लेती है। आपकी क्रिएटिविटी ने भरी। हाँ, कोई खाली जगह हमेशा कोई ना कोई चीज़ भर लेती है ना। तो खाली तो कुछ भी जगह नहीं है, लेकिन सब जगह जो होना चाहिए वो हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस पे आते हैं, ये वो खाली जगह भरने का माध्यम है। ये भी है, एक्टिंग भी है, बांसुरी भी है, जो भी मैं करता रहता हूँ काम। एक मैं भी पढ़ रही थी, ये मुझे बहुत सुंदर लगी थी। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। ये आप पढ़िए ना। मुझे इसकी आखिरी लाइन अच्छी लगती है, बाकी तो आखिरी लाइन तक पहुंचने के लिए लिखी गई चीज है। मैं समझ गई थी। कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को, मेरी बैल्कनी की रेलिंग याद करती है तुम्हारी एड़ियों को, दरवाजे के कुंडे याद करते हैं तुम्हारी हथेलियों को, चाय का कप याद करता है तुम्हारी उंगलियों की गर्माहट को। मुझे हर वक्त याद रहता है कि मैं भूल चुका हूँ तुमको। बहुत खूबसूरत। तो ये आपने मतलब कितने
लंबे समय की कविताएं कभी कभार लिखी ये कलेक्शन लंबे है? समय की कविताएं हैं, अलग अलग दौर की हैं, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। ये गुल्लक वाली भी बड़ी प्यारी थी, मिट्टी की गुल्लक वाली। हाँ, प्यार की परिभाषा, इसलिए मैंने लिख दिया समर्पित तुम्हें, जिसके भी हाथ में हो उसको लगे कि मेरे लिए ही है। क्या बात है। वेब सीरीज अब ये OTT जो शुरू हुआ है, ये आपको लगता है कि आपके जैसे बहुत सारे एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया है, जिनको फिल्मों में अपने हिसाब से काम नहीं मिलता था, या फिल्मों में हम जो कह देते हैं ना, बस सुपरस्टार्स के लिए स्पेस है, नेपोटिज्म है, ये है वो है, 100 तरह की बातें, जो सही मायने में एक्टिंग करना चाहते हैं वो लोग अब OTT को कैसे देखते हैं? मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसने सच में मेरे जैसे न सिर्फ एक्टर्स और बहुत सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, DOPs, हर डिपार्टमेंट के लोगों को एक नया स्पेस दिया और एक्सप्लोर करने का भी मौका दिया अपनी कला को। क्योंकि फिल्म बहुत ही, क्योंकि 2-2.5 घंटे में ख़त्म करनी होती है, तो वो नायक के सुख दुख पे ही टिकी रह जाती है ज़्यादातर, और सीरियल इतना लंबा होता है कि वो एकदम पतला हो जाता है, गहराई बचती नहीं उसमें। हालांकि अभी फिल्में भी थोड़ी अलग तरह की बनने लगी कुछ वक्त से, जिस वजह से आपको फिल्मों में भी अगर आप जैसे पिता का रोल कर रहे हैं, जिसको आमतौर पे एक कैरेक्टर सपोर्टिंग है। किसी ने मुझे कहा था, मुझे ये शब्द बहुत खराब लगता है, मुझे याद सपोर्टिंग, जैसे मुझे लगता है मैं कोई बल्लियाँ हूँ कि स्कैफोल्डिंग हूँ जो सपोर्टिंग है ना, क्या सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कैरेक्टर्स भी राउंडेड हो गए, उनके भी सुख दुख हैं, उनकी भी अपनी कहानी है। अच्छा, एक सवाल सबसे पूछती हूँ मैं, आपको लगता है क्या कि रियलिटी दिखाने के लिए, रियलिस्टिक कंटेंट बनाने के लिए गालियाँ डालना बहुत ज़रूरी है? मुझे तो ऐसा लगता है मैंने आंदोलन छेड़ दिया है ये कंटेंट में गालियों के खिलाफ। आपके सवाल में ये अंतर्निहित है कि आप गालियाँ नहीं चाहती हैं। बिल्कुल नहीं चाहती। और क्यों ऐसा माना जाता है कि अरे वो बनारस जाइए तो हर कोई गाली दे रहा है, नेचुरल है तो कौन, अरे भाई OTT पे बच्चे, घर में बच्चे भी सुन रहे हैं, सब है, तो क्या एक वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए कि जबरदस्ती ना डाली गई हो। जैसे स्किन शो जबरदस्ती होता है, जरूरत नहीं है, वैसे ही ये भी जरूरत नहीं है के तौर पे भी कई दफा हो जाता है ना, जबरदस्ती ठूसी हुई लगती है। हाँ, जबरदस्ती कई बार होता है, वो नहीं होना चाहिए। कभी कभार एक आध मतलब वो माहौल बनाने के लिए अगर कहीं ज़रूरत है तो हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तो इतने सारे काम किए हैं, उनमें से सिर्फ एक सीन में गालियाँ दी हैं। किसमें? मिर्ज़ापुर? मिर्ज़ापुर में। अच्छा, वो मैंने देखा। उसके भी एक ही सीन में। अच्छा। लेकिन आमतौर पे मतलब मैं एज एन एक्टर तो अवॉइड करता हूँ। जैसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो लिखा हुआ नहीं है तो भी इम्प्रोवाइज करके डाल देते हैं, अच्छा, है ना, तो वो डालूं तो मुझे भी मज़ा तो आएगा बोलने में, लेकिन मैं जनरली अपनी तरफ से कभी ऐड ऑन नहीं करता। इतना मैं अपने लेवल पे तो यही कर सकता हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगता है कुछ एक्टर्स अगर कॉन्शियसली डिसाइड करें कि भाई ये नहीं करना है, जैसे पंकज जी ने कहा एक बार हमारे इंटरव्यू में ही कहा कि हाँ मुझे लगता है कि गाली नहीं देनी चाहिए, तो मुझे लगता है अगर एक कलेक्टिव वो होगा तो शायद ये मैसेज सब तक राइटर्स तक भी जाएगा। जैसे मैं भी जबरदस्ती, मतलब मेरे को गाली तो आप छोड़िए, मेरे को तो एक शब्द भी अधिक बोलना बेकार लगता है कि अगर एक शब्द बिना ही काम चल जा रहा है डायलॉग का, या ये डायलॉग बोले बिना ही कन्वे हो जा रही है चीज, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। गाली तो बहुत आगे की बात है। तो हम अपनी तरफ से तो यही कर सकते हैं कि खुद ना दें, या बहुत ही जरूरत कहीं पे लग रहा है कि इसके बिना समझ में ही नहीं आएगा सीन, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हर कोई चाहता ही है कि यहाँ पे ये डालना आवश्यक है, तो आप करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो कोई उसके अलंकरण के लिए या खाली मस्ती के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, तो अभी बताइए, जैसे स्कूल में ज़्यादा किसी से नहीं मिक्सअप होते थे, अब शूटिंग के सेट पे क्या होता है? राजेश तेलंग अपनी वैन में अपना अलग चुपचाप बैठ के चांद पे चाय लिख रहे होते हैं, या मिक्सअप करते हैं आपने? नहीं, अभी करता हूँ, अभी तो मस्ती मारता हूँ। और मेरा एक चीज़ हमेशा से रही, क्योंकि मेरा टेक्निकल दिमाग रहा, और मैं क्योंकि खुद भी ऐसे डायरेक्शन और एडिटिंग जानता हूँ और वो करता रहता हूँ, तो इस वजह से मेरा हमेशा ये रहता है कि जब मेरा शॉट नहीं भी है ना, तो मैं बैठा रहूँगा, DOP से पूछता रहूँगा या कोई चीज़ समझता रहूँगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये आदत ही बन गई मेरी, तो इस वजह से मैं इंटरेक्ट ज़्यादा करता हूँ, तो टेक्निकल टीम से ज़्यादा करता हूँ।
अभी डायरेक्शन का आपने सोचा नहीं आपने कि कुछ डायरेक्ट की बीच बीच में मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहता हूँ। हाँ, शॉर्ट फिल्म्स का वो क्या 8-10 यूट्यूब पर है ना? हाँ, यूट्यूब पे डालता रहता हूँ और ऐसे ही बनाता रहता हूँ। बट कुछ तो वो शौकिया बनाता रहता हूँ। हाँ नहीं, शौक नहीं, अब प्रॉपर कहीं डायरेक्शन का नहीं सोचा कभी? वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि बनाऊंगा तो शॉर्ट फिल्म ही बनाऊंगा, क्योंकि फिल्म बनाने पे 1-2 साल लग जाता है, तो जीवन का 2 साल एक फिल्म को नहीं दे सकते। हाँ, मतलब बहुत सारे एक्टिंग के काम छूट जाएंगे और अब वो जो जितने भी साल बचे हैं उनमें 2 साल कीमती हैं। क्या बात है। अच्छा, आपके दो को एक्टर्स के हम मैसेजेस आपको सुनाना चाहते हैं। अरे वाह। नमस्कार राजेश जी, दिस इज दिव्या। आपको बहुत बहुत प्यार और स्नेह, और मैं इतना कहना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जिनकी अच्छाई उनकी परफॉर्मेंसेस में, उनके वजूद में, उनके चेहरे पर नज़र आती है, एंड यू आर वन सच। आपकी परफॉर्मेंसेस में वो सच्चाई, वो प्योरिटी दिखती है जो आपके अंदर है। एंड जितना सारा मैंने आपका काम देखा, सराहा और हमेशा चाहा कि कभी आपसे मुलाकात करूं, एंड आपने मुझे एक बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ दिया जब आप मेरे घर गणपति पे आए अनूप के साथ। इट फेल्ट रियली नाइस, एंड बहुत मन किया कि आपके साथ काम करूं, और फिर वो भी हुआ। फिर हमने बंदिश में काम किया एंड इट वाज सच अ प्लेजर। हालांकि हमने इतना सारा वक्त नहीं बिताया, लेकिन जितना भी बिताया बहुत खूबसूरत था। और आपने एक बड़ी प्यारी सी मुझे आपकी किताब दी, चांद पे चाय, इतना प्यारा नाम और इतनी खूबसूरत कविताएं। तो आपको बहुत सारा स्नेह और बहुत सारी शुभेच्छाएं, एंड आई होप मैं आपके साथ फिर से जल्दी से काम करूं और चांद पे चाय पीते। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। एक और है। दिव्या कितनी कमाल की एक्टर हैं, और इनकी आवाज़ है, इनका जो चेहरा है ना, वो ऐसा लगता है जैसे इत्र हो, है ना, खुशबू है इनकी आवाज़ में, इनके चेहरे में खुशबू है। एक राइट में करिए, एक और को एक्टर आपकी। आई Namaste, this is Prachi Shah Pandya and I'm here to talk about my experience of working with the amazing actor Rajesh Tailang ji. He's also a friend. उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी छतरी वाली and it was such a fabulous experience working with him. We actually also bonded musically. मुझे इनफैक्ट पहली बार ये पता चला कि वो फ्लूट भी अच्छा बजाते हैं। एक्टर तो वो बेहतरीन है ही, लेकिन you know we didn't really get time to jam together, क्योंकि मैं as a hobby of course I'm a sitarist. तो हमने तय किया कि अगली बार हम जब भी काम करेंगे सो वी विल ट्राई एंड जैम टुगेदर। आई वुड लव टू वर्क विद हिम अगेन। हम सब तो ये जानते हैं कि वो एक बेहतरीन अभिनेता तो हैं ही, लेकिन आई एम श्योर यू ऑल रेड हिज बुक आल्सो, चांद पे चाय, जिसकी कॉपी मैं सबको दे चुका हूँ, और मैंने अपने साथ जो भी काम है। सो विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम अगेन। थैंक यू प्राची का मैं जब देखता हूँ ना इनको डांस करते हुए, सितार बजाते हुए, मुझे लगता है कि ये एक्टिंग तो बड़ा छोटा सा इनका हुआ है, कितना, और इतने अच्छे लेवल पे करती हैं। कह रही हैं शौकिया, जबकि शौकिया नहीं है, वो सच में प्रोफेशनल लेवल पे करती हैं। बोलती भी बहुत। मैं तो शौकिया हूँ बांसुरी में, ये सच में इतना बढ़िया करती हैं। अच्छा सुनिए ना, अब 2 चीज़ें मुझे बहुत, होता क्या है ना, लोग एक्टर से सिर्फ एक्टिंग का स्ट्रगल या मुंबई गए तब का स्ट्रगल, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के 2 स्ट्रगल्स जो मुझे समझ में आए जितना मैंने देखा। टू लूज़ योर ब्रदर टू कैंसर, और आजकल जब मेरी माँ को कैंसर हुआ तो हमने देखा कि वो लड़ाई क्या होती है, कितनी, आज भी हम हर समय उस स्ट्रेस में जीते हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत परिवार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उसके बाद आई विल कम टू द सेकंड। वो तो मतलब भैया के लिए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि, और ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी ज़्यादा नहीं थी मेरे ख्याल से, जब उनको कैंसर हुआ तब ही वॉज 54 आई थिंक। और मतलब मैंने तो अपने आप को बहुत अब्यूज़ किया है एक तरह से ना, लेकिन मेरे भैया तो बिल्कुल टीटोटलर और एक्सरसाइज करने वाले, हंसते खेलते, मतलब जितने भी रूल्स हो ना कि ये करने, ये नहीं करना चाहिए, हेल्दी लाइफ के लिए ऐसे लाइफ जीनी चाहिए, वो सारे रूल्स थे उनके, और उनको निभाया उन्होंने हमेशा, और हर वक्त हंसते खेलते, मतलब तन से मन से हर तरह से वो ऐसे थे। फिर भी उनको इतना महारोग हो गया, मतलब कैंसर का भी, मतलब GBM बोलते हैं जो है ना, वो 4th स्टेज GBM,
तो वो बिल्कुल ही मैं उसको एक ऐसे लेता हूँ जैसे एक्सीडेंट है, जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और आपको अचानक पता नहीं चलता, वैसा हुआ। तो मैं उनको कैंसर नहीं मानता, मुझे लगता है वो एक्सीडेंट हुआ एक। और कितना समय वो जी पाए? वो करीब डायग्नोस के बाद करीब मेरे ख्याल से मुश्किल से 14-15 महीने, 1.25 साल 1.5 साल के बीच कुछ। वो बहुत ट्रॉमेटिक पीरियड रहा होगा आपकी लाइफ में। वो ऑब्वियसली क्योंकि सारा कुछ हिल जाता है और उनके साथ में पूरे दौरान रहा और 2 ऑपरेशन से गुजरे वो। एक ऑपरेशन के बाद तो उन्होंने एक एग्जीबिशन भी लगाई अपनी, और उसके अलावा क्या कहते हैं, जो कीमोथेरेपी और रेडियो वाला जो सारा होता है वो तो कितना होता ही रहा। लेकिन वो हम भैया इतने जिंदा दिल थे कि उन्होंने उस तकलीफ को हमारे लिए कम कर दिया। ये उनके अंदर ग्रेस था इतना ज़्यादा कि उन्होंने उस तकलीफ को कभी तकलीफ की तरह दिखाया नहीं। हमेशा वो हमेशा मजाक ही करते रहे अंत तक, आखिर वक्त तक वो जोक ही करते रहे इन सारी चीज़ों पे, है ना। जैसे मतलब पहले ऑपरेशन के वक्त भी उन्होंने डॉक्टर को बोला था कि डॉक्टर साहब अगर आप मेरा ब्रेन खोलो और अगर वो खाली मिले ना तो प्लीज़ किसी को बताना मत, है ना। तो डॉक्टर ने बोला कि बाद में बोला कि मैंने खोला तो मुझे आपके ब्रेन में बहुत सारी स्माइलीज मिली हैं। एक कार्टूनिस्ट का ह्यूमर था ना। हाँ। फिर वो कहने लगे कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो था ही मेरे पास, अब मुझे सेंस ऑफ ट्यूमर भी है। तो उन्होंने मतलब अपना समझ भी नहीं खोई, सेंस वो भी नहीं खोया। तो बहुत तकलीफ दे था। और वही है, उनके जाने के बाद हमारा परिवार है ना थोड़ा बिखर सा गया, टूट सा गया। वो हम उसको जोड़ने की कोशिश अभी तक चल रही है मेरी। और एक व्यक्ति होता है जो जोड़ कर रखता है हमेशा। उसको जोड़ने की कोशिश मैं अभी तक करता रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर उतना बड़ा, क्या कहना, शायद मेरे अंदर उतना बड़ापन भी नहीं है और शायद मुझे उतना बड़ा सब लोग मानते भी नहीं, इस वजह से। तो वो ज़रूर हुआ। सुधीर जी से मेरा इतना ही एक इंटरेक्शन है। हमने ज़िंदगी लाइव जब मैं करती थी तो हमारे एक गेस्ट आबिद सूरती जी आ रहे थे। हाँ। और हमने सुधीर जी को फ़ोन किया कि एक वीडियो मैसेज आबिद जी के लिए भेज दीजिए, जैसे हम आपके लिए। और उन्होंने एक मैसेज दिया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और कुछ एक कार्टून बनाया कि ये मैं आबिद जी आपके लिए भेज रहा हूँ। और फिर हमने उनको सेट पे आबिद साहब को गिफ्ट किया था। अगर मिल गई वो क्लिप तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। प्लीज़ लगाइएगा। आपके एक शिष्य हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी सुन लेते हैं। आबिद भाई, आपको सलाम करता हूँ। क्या हालचाल है आपके? मुझे अच्छे तरीके से याद है कि धर्मयुग को हम लोग पढ़ना शुरू करते थे। हम क्या, मेरे ख्याल से सभी लोग उल्टा पढ़ते होंगे। उल्टा पीछे की तरफ से पढ़ते थे। और पीछे की तरफ से क्यों पढ़ते थे? क्योंकि आखिरी पन्ने में डब्बू जी छपा होता था। 1970 के ज़माने में जब मेरा पहला कार्टून छपना शुरू हुआ था, मैंने कार्टून्स बनाने शुरू किए थे, अखबारों में छपने शुरू हुए थे। और धर्मयुग में भी मेरे कार्टून्स छपने शुरू हुए थे। तो धर्मयुग में जब कार्टून्स छपते थे तो मेरे लिए तो एक तरह से जैसे आबिद सूरती के साथ या डब्बू जी के साथ में अगर उसी पत्रिका में मेरा भी कार्टून छपाए तो कुछ हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ में आप स्क्रीन को शेयर कर रहे हो। मैंने आपके लिए एक बहुत छोटा सा तोहफा भेजा है, आशा आपको बहुत पसंद आएगा। सलाम भाई। तोहफा दिखाएं आपको? क्या श्योर, देखेंगे। दूसरा स्ट्रगल मेरा ये था कि विद सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, लव लाइफ में भी, उसमें आपने डिप्रेशन भी झेला है? मतलब डिप्रेशन की तरह से नहीं कहूँगा मैं कि वो कोई डिप्रेस्ड होके मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया, और वैसा कभी नहीं हुआ कि मैंने छोड़ दिया। हाँ, मैं वो ज़रूर रहा कि परेशान हो गया, और इतने लेवल पे परेशान हो गया कि उसके जो विचार हैं उसके गुच्छे में खुद सुलझाने में नाकामयाब हो जाऊँ, ऐसा हो ना। अभी कितनी सी भी बड़ी परेशानी हो, वो थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है,
1 दिन रहती है, 2 दिन रहती है, लेकिन आप फिर भी उसका कोई समाधान, कोई राह ढूंढ लेते हो ना कोई किरण ढूंढ लेते हो उसमें। ऐसे ज़रूर वक्त आए 1-2 बार जब मुझे वो नहीं होता कि ब्रेकडाउन ही हो जाता है कि ये अब लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुछ आशावादी फिर भी रहा मैं कि ये कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा 1-2 दफ़ा हुआ, तब मैंने काउंसलिंग के लिए गया मैं, और वो बड़ी सहायता करता है। इसीलिए आपसे सवाल पूछा क्योंकि अभी भी हम लोग की लगातार कोशिश है कि मैसेज स्प्रेड करें कि ये टैबू नहीं है। मतलब हाँ, टैबू नहीं। मैं 2 दफ़ा गया हूँ काउंसलिंग के लिए, ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 सेटिंग इस तरह से 2 दफ़ा की मैंने। क्लैरिटी मिली लाइफ। हाँ, एक क्लैरिटी मिली, एक थोड़ा सा क्या कहना, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है सोचने का, उसी चीज़ को दूसरी तरफ से नज़रिए से देखने का। एक जो आपके सारे आप फंस जाते हो ना कई बार किसी चीज़ में, उससे समझने का मौका मिलता है। हालांकि आपको सॉल्व खुद को करना है, बढ़ना भी आगे खुद ही है, लेकिन एक बार कोई उंगली थामने के लिए थोड़ी देर के लिए हो। मुझे तो थेरेपी में आपको थोड़ा सा वो दूर से खड़े होकर अपनी प्रॉब्लम देखना भी सिखा देते हैं। हाँ, अपने आप को बर्ड्स आई व्यू में देख पाते हैं आप। पॉलिटिकली कितना अपनी व्यूज या ओपिनियंस एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं या नहीं करते? देखिए, ओपिनियंस अगर आप, आज कल का वक्त ऐसा है कि जिसमें आप ओपिनियन अगर आप दें ना, तो आपको वो कोई ना कोई तमगा लगा देते हैं, और वो नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है जो आपको करना है वो करते रहिए, वही है। चलिए, तो अब आगे क्या करना है? अब चांद पे चाय के बाद एक और किताब आने वाली है चांद या पे और अगली सीरीज? कविताओं का मेरे संकलन चल रहा है। अच्छा। करीब मतलब हो गई हैं, 70% किताब तो हो गई है, 30% के लिए लगाओ। एज अ राइटर ऐसा नहीं होता ना कि अब आज मैं एक कविता लिखूंगा, ऐसा नहीं हो वो सकता। तो अंदर से किसी दिन मैं 5 लिख लेता हूँ, हाँ। 4 लिख लेता हूँ, लेकिन मैं जनरली इसमें नोट्स बनाता रहता हूँ कि कोई ख्याल आया तो वो तुरंत लिख लिया, फिर उसको फेयर करके उसको सजाना है, वो अलग से करता रहता हूँ। और वर्क फ्रंट पे अब क्या होने वाला है, और या क्या करने की अभी इच्छा है? कौन सा ड्रीम अनफुलफिल्ड है अभी? ड्रीम, अब ऐसे तो मैं ड्रीम्स, मतलब मुझे लगता है कि ड्रीम्स अगर बहुत ज़्यादा हम दिखते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, वो लिमिट कर देता है आपको, क्योंकि जो विधि का विधान है ना, वो हो सकता है आपके ड्रीम, आपने जो ड्रीम किया उससे अच्छा ड्रीम हो कोई, तो इस तरह से मैं ज़्यादा नहीं देखता, अच्छे काम करते रहना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे 7-8 काम किए पड़े हैं जो अभी इस साल आएंगे, तो मुझे तो बंदिश बैंडेड का इंतजार है। बंदिश बैंडेड, मिर्ज़ापुर, और बहुत सारे, और उसके अलावा और काम किए मैंने जो आने वाले हैं। सुधीर मिश्रा जी के साथ एक सीरीज़ की, वो आने वाली है, क्राइम बीट, और भी बहुत, एक फिल्म है उलझ, जानवी कपूर है उसमें, वो फिल्म आने वाली है। एक फिल्म मैंने की है जिसका नाम है जयप्रकाश की प्रतिभा, तो मैंने काफ़ी वक्त बाद, 10 साल बाद एक फिल्म में फिर लीड रोल किया सिद्धार्थ के बाद, तो जयप्रकाश की प्रतिभा वो फिल्म है जिसमें मैं जयप्रकाश हूँ, 2024 में काफ़ी अच्छा साक्षी तंवर प्रतिभा है, और गजराज राव है उसमें, हम 3 लोग मुख्य चरित्र निभा रहे हैं। तो उस फिल्म से मुझे काफ़ी, तो काफ़ी 7-8 काम आने वाले हैं मेरे। मतलब इस साल काफ़ी कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले साल कम आए, इस साल कई काम आने वाले हैं, और नया काम एक शुरू करना। अब काम आना ना आना बहुत परेशान करता है, विचलित करता है, कोई नया है नहीं, अब उस स्टेज पे पहुंच गए कि ठीक है? नहीं, ये ऐसा तो पहले भी था मैं कि काम आ रहा है नहीं आ रहा है, वो क्या कर सकते हैं, काम चलता रहना चाहिए। तो चलता तो रहा, बस वो है, काम चलता रहना चाहिए। वो ठीक है, कभी कई बार जल्दी आता है, ज़्यादा आता है, अदरवाइज बहुत सारे काम आते हैं जो आके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता उसका क्या मतलब हुआ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, नहीं तो मैं पूछती जाऊंगी। काम लेना या ना लेना, आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया, जब आप मना भी करते होंगे किसी काम को, तो आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होती है? देखिए, जब ऐसा चॉइस का मौका होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है किसी भी एक्टर के लिए कि इस स्टेज पे कभी वो पहुंच पाए, या कभी ऐसा आपको मौका मिलता है कि आप चूज करने की सिचुएशन में होते हैं। मेरा काम को ढूंढने का मतलब, काम को कभी भी किसी काम को करने में मुझे एक्साइटमेंट होता है, उससे जुड़ने का एक्साइटमेंट होता है। वो मेजरली मेरा चरित्र कैसा है, पूरी स्क्रिप्ट की मुझे इतनी समझ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे नहीं मालूम, वो उन लोगों का नज़रिया। मुझे मेरा जो चरित्र है वो कैसा है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
और वो टीम कैसी है, अच्छा, क्योंकि टीम वर्क है ये। अच्छी टीम में आप कई बार बहुत अच्छा काम बना पाते हैं, और बहुत अच्छा लिखा हुआ हो और टीम अच्छी नहीं हो तो अच्छा नहीं बनता। तो टीम लोग कैसे हैं वो बड़ा मायने रखता है, और वो मिलके समझ में आ जाता है। और अब तो खैर वो सब उसी इंडस्ट्री के हैं तो पता ही रहता। पैसा पैसा कितने मायने रखता है? पैसा जितना मिले उतना अच्छा है, लेकिन तो पैसे की वजह से काम नहीं छोड़ते कि पैसा अच्छा नहीं मिल रहा तो काम छोड़ दिया? नहीं, ये एक बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। कोई भी निर्णय होता है ना, खाली पैसे की वजह से तो नहीं होता, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा राजेश तेलंग जी आपसे बात करके। कुछ तोहफे हम लाए हैं आपके लिए जिसके बाद हमारी फरमाइशें भी शुरू होंगी। एक तो मुझे आपसे ऑटोग्राफ लेना है, ये किताब मेरे पास थी लेकिन आपने बिना ऑटोग्राफ के भेजी थी। ये प्लांटर है, तो इसमें आप थोड़ी मिट्टी डाल के ना कुछ एक मनी प्लांट या कुछ लगाइए। बहुत ही प्यारा। देखिए, मेरी कविताएं भी है, मेरा चेहरा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया एकता आपको। अब एक सबसे स्पेशल गिफ्ट। अभी भी कुछ बचा है जी? कितने गिफ्ट देंगे आप? अरे बांसुरी, क्या बात है। अब सुनेंगे भी ना हम इसलिए लेकर आए।